हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं 2.2 इंडियन व्यूवर्स ये पोएम का वन शॉट। एज यूजुअल हम यहाँ पे देखने वाले हैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, जितने भी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है वो देखने वाले हैं। देन बोर्ड में जो हमें क्वेश्चन नंबर 3A B दोनों आते हैं, है ना, 14 मार्क्स के लिए, तो वो एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर PY क्वेश्चन पेपर भी देखने वाले हैं। एंड एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, हाउ टू राइट एप्रिसिएशन ऑफ दिस पोएम। तो चलो देखते हैं 2.2 इंडियन व्यूअर्स ये पोएम का फुल एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड्स, सबसे पहले बता दूं कि ये जो पोएम है ना इंडियन व्यूअर्स, ये जितने भी पोएम्स है, जितने मतलब 8 पोएम्स है, तो 8 पोएम्स है। अमॉन्ग 8 पोएम्स आई लाइक द पोएम मोस्ट इज 2.2 इंडियन व्यूअर्स। तो ये बहुत अच्छा, बिकॉज it is very rhythmic poem and it is written by इंडियन पोएटिस, तो बहुत ही क्लोज होता है ना। जैसे कि इसके पहले का जो पोएम है वॉल्ट विटमैन, तो वहाँ का कल्चर हमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में समय लगता है, लेकिन ये जो यहाँ पे बातें दी गई है ना, ये दे आर वेरी क्लोज टू आवर डे टू डे लाइफ, इसलिए ये पोएम बहुत ही अच्छी है। स्टार्ट करते हैं 2.2 इंडियन व्यूवर्स। सबसे पहले देखेंगे अबाउट पोएम, पोएट के बारे में यहाँ पे हमें दिया गया होता है। तो देखो फ्रेंड्स, ये सारी जो बातें यहाँ पे अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि व्हेन वी राइट एप्रिसिएशन ऑफ द गिवन पोएम ना, तो यहाँ पे पोएम पोएट का हमें बहुत सब पॉइंट्स वहाँ पे लिखने होते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो द पोएम 2.2 दैट इज इंडियन व्यूअर्स इज रिटन बाय इंडियन पोएटिस सरोजिनी नायडू जी ने लिखी है ये पोएम, बहुत बढ़िया। फ्रेंड्स, द पोएम इज वेरी शॉर्ट एंड सिंपल एंड वेरी रिदमिक। द पोएम हैज अ स्पेसिफिक राइम स्कीम दैट इज AABB and the poet has used many figures of speeches to make it beautiful and effective. तो मोस्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच जो है वो सिमिली एंड मेटाफर यहाँ पे यूज़ किया गया है। अदर फिगर ऑफ स्पीच भी यहाँ पे पोएट ने यूज़ किए गए हैं। देन देखते हैं कि पोएम में क्या दिया गया है। तो उसके पहले थोड़ा पोएट के बारे में भी दिया गया है कि सरोजिनी नायडू, शी इज़ द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया है। पॉलिटिकल, उसके बाद में फेमिनिस्ट, ये सारी चीज़ें करते करते शी बिकेम अ पोएट आल्सो। तो हर एक फील्ड में उनका अपना एक अच्छा इमेज है। एंड एज अ पोएट उनका जो काम है, उस काम के वजह से द टाइटल इज गिवन टू हर, दैट इज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी कि शी हर वर्क अर्न हर द सोब्रिक्वेट, दैट इज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। द गिवन पोएम, अब पोएम के बारे में थोड़ा बताना है। द गिवन पोएम दैट इज इंडियन व्यूअर्स हैज़ 3 stanzas and it has a specific scheme that is AABB. Here the poetess has described 3 different and important stages of human beings. These stages are associated with 3 different day duration of day and with the garments which the weavers has woven. Weavers is one of the social हेल्पर्स कहेंगे हम, है ना, अलग अलग टाइप के। तो उस व्यूवर्स के बारे में, बिकॉज सरोजिनी नायडू जी है, उन्होंने अपने बहुत से पोएम्स में हमारा जो कल्चर है, भारतीय कल्चर या फिर भारतीय लोग जो है, इनके ऊपर इन्होंने बहुत से पोएम लिखे हैं। तो यहाँ पे भी शी डिस्क्राइब्स व्यूवर्स एंड यहाँ पे द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम and garments and the what you can say the life span, ये बहुत ही अच्छे से मिक्स किया है। 3 स्टैंजा में 3 ड्यूरेशन दिए गए हैं, मेटाफोरिकली यहाँ पे यूज़ किया गया है। एंड द यूज ऑफ कलर एंड इमेजेस मेक दिस पोएम वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो कलर भी एक अपना क्या कहेंगे हम, एक मीनिंग होता है कलर का। इट हैज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल हमारे लाइफ में, इट हैज़ अ सिम्बॉलिक मीनिंग जिसे कहेंगे हम। एंड जो 3 अलग अलग स्टेज होते हैं हमारे लाइफ के, उसके बारे में भी उन्होंने कहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन विद फिगर ऑफ स्पीच 2.2 दैट इज इंडियन व्यूअर्स। तो फ्रेंड्स, ये पोएम ही मेरी बहुत ही ज़्यादा फेमस
एंड फेवरेट पोएम है, तो आई वुड लाइक टू सिंग दिस पोएम। तो रीड तो नहीं करेंगे, गा के कहेंगे हम इसे। तो फ्रेंड्स, लेट्स ट्राई ऑफ सिंगिंग दिस पोएम। Indian weavers. So, weavers weaving at break of day. Why do you weave a garment so gay? Blue as the wings of halcyon wild, we weave the robes of a newborn child. So, in the opening stanza, the poetess asks a question to the weavers, and the weavers replied her question. तो यहाँ पे poetess weavers को एक क्वेश्चन पूछती है एंड वो उसका आंसर भी देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट स्टैंजा में वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे। ब्रेक ऑफ डे का मतलब क्या होता है? ब्रेक ऑफ डे का मतलब होता है दिन की शुरुआत, जिसे हम कह सकते हैं ब्रेक ऑफ डे, यानी कि डॉन जिसे कहते हैं हम, या फिर दिन की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ डे। तो दिन की शुरुआत जो होती है ना, यानी कि जनरली द टाइम बिफोर सनराइज, सो उसे कहा जाता है ब्रेक ऑफ डे। अगेन यहाँ पे मेटाफोरिकली डे ऑफ ब्रेक को पोएट ने क्या कहा है, यानी कि फिगरेटिव मीनिंग क्या दिया गया है? तो फिगरेटिव मीनिंग डे ऑफ ब्रेक मीन्स द बिगिनिंग ऑफ आवर लाइफ, यानी कि हमारी जिंदगी की शुरुआत कहाँ से होती है? सो दैट इज चाइल्डहुड। सो फर्स्ट स्टैंजा जो है ना, आप देख सकते हैं, इट इज अबाउट चाइल्डहुड। तो ये जो हमारा फर्स्ट स्टेज होता है जिंदगी का, वो है चाइल्डहुड। दिन का सबसे पहला स्टेज होता है, दैट इज मॉर्निंग। सो दोनों की शुरुआत जो होती है ना, वो बहुत खुशी वाली होती है। एवरीवेयर देयर इज हैप्पीनेस, हर जगह खुशियों का माहौल होता है। सो हियर द पोएट आस्क वीवर्स कि व्हाट डू यू व्यू why do you view a garment so gay? गारमेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स क्लॉथ्स। सो गे का मतलब यहाँ पे है हमारा ब्राइट कलर। सो द पोएट इज आस्क द वीवर्स दैट व्हाट आर यू डूइंग, सॉरी व्हाई आर यू वीविंग दिस गारमेंट? ये ड्रेस आप क्यों बना रहे हो जो कि बहुत ही ब्राइट है? एज wings of halcyon wild, so the color of that garment is blue। ब्लू कलर का जो कलर है, अब यहाँ पे देखो कलर का भी कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिग्निफिकेंस दिया गया है। सो ब्लू कलर, यू नो, ब्लू कलर जो है वो एक क्या कहेंगे हम, हैप्पीनेस इम्प्लीफाई करता है। ब्लू कलर से जो है ना, तो हैप्पीनेस दिखाने के लिए सिंबॉलिक कलर है ब्लू कलर। तो ब्लू कलर हैप्पीनेस दिखाता है। तो यहाँ पे वो जो गारमेंट बना रहे हैं वो ब्लू कलर का है, एंड द कलर ऑफ दैट गारमेंट इज द कलर ऑफ विंग्स ऑफ ए हेल्शियन वाइल्ड। हेल्शियन वाइल्ड का मतलब होता है ये बर्ड। तो इसका कलर आप देख सकते हैं एंड इसका कलर देख सकते हैं आप, दोनों सेम है। तो यहाँ पे सिमिली, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो द पोएट इज आस्क्ड द व्यूअर्स दैट व्हाई यू आर वीविंग अ गारमेंट ऑफ ब्लू कलर्स विच इज much similar to the wings of a halcyon wild. So they reply that we view the robes of a newborn child. Robes क्या क्या मतलब होता है? Robes का मतलब होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही क्यूट बेबी है, एंड बेबी को कवर करने के लिए जो गारमेंट यूज़ किया गया है उस गारमेंट को कहा जाता है रॉब्स। रॉब्स यानी कि जनरली जो बेबी होता है उनको कवर करने के लिए जो स्पेशल गारमेंट, ड्रेस या फिर क्लॉथ यूज़ किया जाता है उसे रॉब कहा जाता है, विच इज़ वेरी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट होता है। लाइक वो जो क्या कहेंगे, हेल्शियन वाइल्ड के विंग्स भी बहुत सॉफ्ट होते हैं। सो इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट आस्क अ क्वेश्चन टू द वीवर एंड द वीवर सेज दैट एज इट इज द बिगिनिंग ऑफ डे, सो वी वेव a very bright color garment, bright blue color garment for a newborn child. Now यहाँ पे आप comparison देख सकते हो, beginning of day and beginning of human beings. तो both beginning are happiest, दोनों भी beginnings कैसे बहुत ही happy वाले होते हैं। सेकेंड स्टैंजा देखेंगे अभी हम, बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही अच्छी पोएम है।
फर्स्ट स्टैंजा में फिगर ऑफ स्पीच कौन से है वो भी डिस्कस कर लेते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीवर्स विविंग, है ना, वीवर्स विविंग, ये जो सेंटेंस है फ्रेंड्स, वीवर्स विविंग, ये वाला एग्जाम्पल रिपीट हो रहा है। सो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज रिपीटेशन है। ब्रेक ऑफ डे, ये क्या कर रहा है, मेटाफोरिकली यूज किया गया है। सो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है हमारी मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच है ना। देन व्हाई डू यू व्यू अ गारमेंट, सो एज ये क्वेश्चन है तो इंट्रागेशन एक बहुत ही सिंपल फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज जाती है। उसके बाद में यहाँ पे जी जी साउंड आ रहा है तो आप अलिट्रेशन लिख सकते हैं। ब्लू एज द विंग, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ब्लू एज द विंग ऑफ हेल्शियन वाइल्ड। यहाँ पे पोएट ने क्या किया, कंपैरिजन किया है एज का यूज करके, है ना। ये एज है एंड दूसरा एक होता है फ्रेंड्स लाइक, दूसरा क्या होता है लाइक। होप आपने भी लाइक किया ही होगा, थैंक यू फॉर इट। तो लाइक एंड एज, ये दोनों वर्ड जो है ये हमेशा एक फिगर ऑफ स्पीच को दिखाते हैं। एंड यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज हमारी सिमिली फिगर ऑफ स्पीच को यूज किया गया है, जहाँ पे कंपैरिजन किया गया होता है। यानी कि यहाँ पे कंपैरिजन क्या किया गया है कि हेल्शियन वाइल्ड का विंग्स एंड रॉब्स को दोनों को कंपेयर किया गया है। लास्ट वाला जो सेंटेंस है दैट इज वी व्यू द रॉब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। सो यहाँ पे व्यू व्यू डब्ल्यू वाला साउंड आया है तो अलिट्रेशन यहाँ पे हमें दिखाई देता है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं एंड क्या कहता है हमारा नेक्स्ट स्टैंजा। Weavers weaving, again the poet is asked a question to weavers. What she asked, let's see. Weavers weaving at fall of night, why do you weave a garment so bright, like the plumes of peacock, purple and green, we weave the marriage well of a queen. So in the second stanza means second stage, दिन के भी और हमारे जिंदगी भी। सो पोएट हैज वेरी स्किलफुली इंटरट्वाइंड दीज टू स्टेजेस, डे ड्यूरेशन एंड द लाइफ स्टेज। तो ये दोनों को बहुत ही अच्छे से उन्होंने इंटरट्वाइन यानी कि बूंद के रखा है गारमेंट की तरह। सो व्हाट शी सेज, weavers weaving at fall of night, फॉल ऑफ नाइट मतलब हमारा सेकेंड स्टेज होता है जिंदगी का, जो कि कहा जाता है हमारा यूथ। ये सेकेंड स्टेज है, दैट इज हम कह सकते हैं इसे पोएट को यहाँ पे EVENING इवनिंग, है ना। ये इवनिंग वाला जो स्टेज है ये पोएट को यहाँ पे कंसिडर किया गया है। फॉल ऑफ नाइट हमारे लाइफ का जो सेकेंड स्टेज होता है दैट इज एडल्टहुड, यानी कि फर्स्ट स्टेज जो हमारी ज़िंदगी की होती है शुरुआत दैट इज चाइल्डहुड, यहाँ पे सब कुछ खुशी खुशी वाला माहौल होता है। सेकेंड जो है दैट इज एडल्टहुड। सो एडल्टहुड है ना, ये सेकेंड स्टेंजा है, सेकेंड स्टेज एडल्टहुड के बारे में बताई। अब एडल्टहुड में एक अलग एटीट्यूड होता है, अलग फीलिंग होती है। सो दैट फीलिंग पोएट कैरीज इन द कलर। तो कलर में किस तरीके से यूज किया है। सो पोएट आस्क व्यूअर्स दैट व्हाई डू यू व्यू अ गारमेंट सो ब्राइट, ये ब्राइट कलर का गारमेंट आप क्यों कलर, जो ब्राइट कलर किस तरीके से है, लाइक द प्लम्स ऑफ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कलर है ना फ्रेंड्स, पर्पल एंड ग्रीन, इट सिग्निफाइज समथिंग। सो पर्पल एंड ग्रीन कलर implies what you can say love, affection, romance, ये वाला जो कि हमारा जो सेकेंड स्टेज होता है एडल्टहुड, यहाँ पे हम देखते हैं ये सारी चीज़ें। सो बहुत ही स्किलफुली यहाँ पे इंटरट्वाइन किया है। सो वो जो व्यूवर्स हैं वो बोलते हैं कि वी व्यू द मैरिज वेल ऑफ अ क्वीन। वेल का मतलब क्या होता है, वेल का मतलब होता है अ क्लॉथ विच इज यूज्ड टू कवर फेस, जिसे हम हमारी लैंग्वेज में घूंघट कहते हैं। सो जो घूंघट क्वीन ने, यानी कि जो क्वीन ने या फिर हमारे तरफ जो भी दुल्हन होती है उसका जो वेल होता है, घूंघट होता है ना, मैरिज वेल, वो जनरली आप देखते हैं कि ग्रीन कलर एक जो है ना, ये ग्रीन कलर क्या है, तो ये ग्रीन कलर अफेक्शन या फिर रोमांस या फिर लव
है ना, ये सारी चीज़ें के लिए सिग्निफाई करता है। सो पोएट यहाँ पे बोलते हैं, व्यूअर्स कहते हैं कि वी व्यू सच टाइप ऑफ गारमेंट विच इज ऑफ पर्पल एंड ग्रीन कलर एंड द कलर ऑफ दैट गारमेंट इज लाइक द कलर ऑफ प्लम्स ऑफ पीकॉक। प्लम्स मतलब होता है फीदर्स, प्लम्स का मतलब होता है फीदर्स। आपने देखे हैं फीदर्स, दिस इज कॉल्ड एज प्लम्स ऑफ पीकॉक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है, ग्रीन कलर के, उसमें थोड़ा थोड़ा सा पर्पल कलर भी दिखाई दे रहा है। एंड देयर यू फाइंड द वेल, यहाँ पे दिखाई नहीं देगा आपको अच्छे से, ये वेल दिखाई दे रहा है। So in the second stanza, the poet says that at the second stage of life, that is adulthood, everything is very joyous because of the love and affection and romance. And the viewer says that we too view such a type of garment which is of green and purple color, and that garment is used for the marriage वेल ऑफ अ क्वीन। और वो क्वीन के लिए, मैरिज वेल के लिए हम ऐसा गारमेंट बना रहे, किसके लिए बना रहे? फॉर अ क्वीन, क्वीन के लिए हम बना रहे। तो हमें फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ बातें अच्छे से याद रखना है कि किसके लिए कब क्या बनाया जा रहा है, यानी कि वॉट, व्हेन एंड होम। ये जो क्वेश्चन है इसका अच्छा अगर आप याद रखोगे तो इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आएगा 100% यू राइट द आंसर करेक्टली। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगेन सेम पैटर्न यहाँ पे यूज किया गया है, ए बी बी, यही स्कीम यहाँ पे पोएट ने यूज की गई है। सेम यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है, देखो ये फर्स्ट जो लाइन है ये हमारा मेटाफर का है ना, मेटाफर यहाँ पे यूज किया गया है, रिवर्स व्यूइंग। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपीटेशन, अलिट्रेशन यूज किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन है, इंट्रागेशन यूज किया है, लाइक द प्लम्स, लाइक कर दो भैया अगर नहीं किया होगा तो। लाइक जहाँ पे है वहाँ पे भैया सिमिली, स्माइल, स्माइल भी वही है, जहाँ पे लाइक है वहाँ पे स्माइल भी है। यहाँ पे लाइक से ये सिमिली का एग्जाम्पल हुआ। लास्ट वाला वेर, विविंग, विव, डब्ल्यू का साउंड आ रहा है, यानी कि यहाँ पे अलिट्रेशन। अगेन यहाँ पे ये फिगर ऑफ स्पीच आ चुकी है। अब पोएटिस लास्ट वाले स्टैंजा की तरफ जाती है। लास्ट वाला जो स्टैंजा है that is also the last stage of human being. Let's see लास्ट स्टैंजा में क्या कहा है पोएट ने। तो लास्ट स्टैंजा में देखो फ्रेंड्स, weavers weaving solemn and still, what do you view in the moonlight chill, white as a feather and white as a cloud, we weave a dead man's funeral shroud. So in the last stanza, which is the end of a life, है ना, दिन का भी एंड होता है, हमारे लाइफ का भी एंड होता है। सो एट दिस टाइम द व्यूअर्स आर वेरी solemn and still, they are very serious and very sad, because now the garment they are weaving is for a funeral shrouds. funeral shroud का मतलब क्या होता है? तो this garment is called as funeral shroud. funeral shroud का मतलब होता है the cloth, white color cloth which we use to cover the dead body of a person, जिसे हम कफन कहते हैं। अब लास्ट का जो हमारा स्टेज है फ्रेंड्स, ये बहुत ही क्या कहेंगे हम, ग्रीफुल है, सॉरोफुल है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गम होता है, दुख होता है ना। तो इसीलिए पोएट भी क्या, देखो कितना अच्छे से यहाँ पे एक्सप्रेस किया है, वीवर्स विविंग solemn and still। solemn का मतलब होता है सीरियसली, एंड स्टिल का मतलब यहाँ पे लिया है सैड। सो नाउ एट दिस लेवल the weavers also are very sad. We too feel very sad when we are at the end of our life. Our end of life when at the old age. हमारा जब old age आता है, when we too become very weak, हम भी बहुत फिजिकली वीक हो जाते हैं, है ना। तो देखो कितना अच्छे से यहाँ पे क्या है, वॉट डू यू। अब यहाँ पे आप एक नोटिस करते हैं, फर्स्ट स्टैंजा में, सेकेंड स्टैंजा में वाई डू यू कहा है, क्यों, लेकिन यहाँ पे देखो वॉट डू यू व्यू इन द मूनलाइट चिल। मूनलाइट चिल मतलब यहाँ पे क्या कहा है, मूनलाइट चिल, मूनलाइट चिल मीन्स एट नाइट,
when the darkness spread everywhere, जब पूरा अंधेरा छा जाता है वो वाला, दैट इज नाइट. सो नाइट चिल भी है. चिल मतलब क्या है? कोल्ड भी है ना. कोल्ड मतलब यहाँ पे ठंडा नहीं है. तो कोल्ड का एक और फिगरेटिव मीनिंग भी है. कोल्ड मतलब एवरीथिंग इज नाउ फ्रीज्ड, इमोशंस हमारे फ्रीज्ड हो चुके हैं, है ना. सो व्हाट डू यू व्यू इन द मूनलाइट चिल? White as a feather. Now the viewers reply, white as a feather and white as a cloud. So the garment which they view is of white color. तो वो किस तरीके से white है? जो भी clouds का कलर white होता है, या फिर ये जो shroud है ये white होता है, उस तरीके का white. Now white we know, white color implies peace, शांति जिसे दर्शाते हैं, है ना. तो यहाँ पे ये जो कलर है ये ग्रीफ दिखाने के लिए, सौरो दिखाने के लिए भी यूज किया गया है. सो वाइट एज अ फीदर एंड वाइट एज अ क्लाउड, वी वर डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड. श्राउड का मतलब होता है कफन. द वाइट कलर क्लॉथ विच इज यूज टू कवर अ डेड बॉडी. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे, also at the end of life, we view such a garment which is used to cover the dead body. That moment is very क्या कहेंगे हम, वेरी सैड फॉर एवरीवन. हर एक के लिए बहुत ही ज़्यादा सैड मोमेंट होता है. तो लास्ट स्टैंजा में देखिए यहाँ पे मूनलाइट चिल, ये एक स्टेज दी गई है. सो यहाँ पे जो है तो मेटाफर का यूज़ किया गया है, करेक्ट है. उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं वीवर्स रिपीटेशन, सोलम एंड स्टील अलिट्रेशन है. यहाँ पे विदर एज का यूज किया है. तो ये एग्जाम्पल है हमारा सिमिली का. तो पैटर्न भी देखो, ये पोएम का बहुत ही सेम रखा है. लास्ट में वी वेव डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूनरल श्राउड होगा, क्लाउड्स होगा, या फिर इसके पहले जो हमने देखा कि प्लम्स ऑफ पिकॉक, या उसके पहले रॉब्स, ये सारे इमेज है. तो यहाँ पे भी क्या है, एक फ्यूनरल श्राउड, यहाँ पे एक इमेजरी नाम की फिगर ऑफ स्पीच भी यहाँ पे पोएट ने यूज की गई. सो हियर लॉट्स ऑफ पिक्टोरिकल इफेक्ट्स पोएट हैज गिवन टू मेक दिस पोएम वेरी वेरी ब्यूटीफुल. होप आपको ये पोएम बहुत ही अच्छे से डेफिनेटली समझ में आ चुकी है. यू अंडरस्टूड द पोएम वेरी वेरी वेल. एंड नाउ वी फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कि क्वेश्चन में पेपर PYQ वाला बताना है किस तरीके से. तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा होता है एप्रिसिएशन के ऊपर. 14 मार्क्स का क्वेश्चन होता है. 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं 14 मार्क्स में. 10 मार्क्स का एक होता है एंड 4 मार्क्स का एप्रिसिएशन होता है. 10 मार्क्स में हमें क्या होता है, कुछ एक्टिविटीज़ दी जाती है, सिंपल एक्टिविटीज़ होती है. एंड ये पोएम में मैं तो कहूँगा अगर एग्ज़ाम में यही आना 100%, 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स आपको मिलेगी ही मिलेगी. तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है, कुछ इस तरीके से एक्टिविटी दी गई. A1 एक्टिविटी है, फिल इन द ब्लैंक्स. टेबल में कुछ दिया है ना. टाइम ऑफ डे दिया है, टाइप ऑफ गारमेंट दिया है, कलर ऑफ गारमेंट दिया है, और किसके लिए क्या बनाया गया है. तो ये पोएम में समझ में आता है. 3 स्टैंजा है, ठीक है ना. अर्ली इन द मॉर्निंग, गारमेंट किसके लिए, कैसा टाइप का है, रॉब है, ब्लू कलर का है, किसके लिए, बॉर्न चाइल्ड के लिए. दूसरा इसमें मैरिज वेल ऑफ क्वीन कब बनाया जाता है, तो फॉल ऑफ नाइट है ना. तो देखो मतलब इतना इजी एक्टिविटी होती है इसके ऊपर, बहुत ही बढ़िया पोएम. चलो और कौन कौन से क्वेश्चन है. तो यहाँ पे A2 में और एक इस तरीके से वेब दिया गया है. Viewers compare the garment being worn by them with, जो भी उन्होंने गारमेंट बनाए किसके साथ कंपेयर किया है. 3 स्टैंजा में अलग अलग दिया है. एक स्टैंजा का एग्जाम्पल दिया है मैरिज वेल ऑफ अ क्वीन विद द फीदर ऑफ अ पिकॉक. तो यहाँ पे भी लिखना है हमें रॉब जो है वो किसके साथ क्या क्या है. यहाँ पे हमें लिखना है फ्यूनरल श्राउड किसके साथ कैसा कैसा, वो लिखना है. बहुत सिंपल है. उसके बाद में कुछ क्वेश्चन एंड आंसर यहाँ पे दिए हैं. डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द स्टेप्स और मेजर्स दैट यू वुड टेक टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वीवर्स. वीवर्स के आजकल जो प्रॉब्लम चल रहे हैं उसके बारे में हमें कुछ सुझाव देने होते हैं. द राइम स्कीम इन द फर्स्ट स्टैंजा इज ABAB. फाइंड रेम स्कीम. ABAB कैसा है यहाँ पे, ABAB कहाँ है यहाँ पे,
डे गे वाइल्ड चाइल्ड, ए बी बी है। हाँ, फर्स्ट वाला स्टैंजा में उन्होंने कहा है ना, फर्स्ट वाला स्टैंजा में क्या है, डे गे वाइल्ड वाइल्ड ब्राइट राइट राइट राइट, है ना। तो ये यहाँ पे कैसे दिया है इन्होंने, कहा गया वो क्वेश्चन, ओके हाँ, द राइम स्कीम इन द फर्स्ट स्टैंजा इज ए बी, ओके। थोड़ा सा डाउट है फ्रेंड्स, तो इसे राउंड करके रखते हैं। यहाँ पे ये जो बताया ना ए बी बी, ए बी है ना, देखा आपने ए बी दिया गया है, यहाँ पे ए बी कहा है। फाइंड द स्कीम इन द सेकेंड एंड थर्ड स्टैंजा, आल्सो राइट डाउन द राइमिंग पेयर्स। ओके, हमें क्या लिखना है वो देखेंगे। सेकेंड एंड थर्ड स्टैंजा की स्कीम लिखने के लिए कहा है, एंड वहाँ पे हमें राइमिंग पेयर्स कौन कौन से वो भी लिखने के लिए कहा है। नेक्स्ट हमें दिया गया है कंपोज 4 लाइन्स, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लॉज के ऊपर 4 लाइन्स लिखने के लिए कहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, स्कीम यहाँ पे हमें नहीं पूछी है, सॉरी स्कीम पूछी है, एंड राइमिंग वर्ड्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन लिखा है। स्कीम लिखने पे 1 मार्क मिलेगा, राइमिंग वर्ड्स लिखने के ऊपर 1 मार्क में, बहुत सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद में कंपोज 4 लाइन्स, तो व्हेनेवर मतलब जब भी हम पोएट्री लिखते हैं ना, तो पोएट्री लिखने कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है। वट एवर यू राइट दैट इज द करेक्ट वन, आप जो भी लिखोगे वो सही होता है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। कंपोज पोएट्री यार कैसे लिखूं क्या लिखूं, बिल्कुल नहीं लिखना है। सेंटेंस गलत भी हो जाता है, इधर उधर हो जाता है तो भी चलता है, वो एक आपका फीचर बन जाएगा कि यार इन्होंने तो यहाँ पे इन्वर्जन का, फिगर ऑफ स्पीच का भी यूज़ किया गया है। तो बिल्कुल नहीं डरना है पोएट्री लिखते समय। वट एवर कम्स इन योर माइंड जस्ट पुट ऑन द पेपर, बस आपको लिखना है, थीम को पकड़ के लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है। एंड बी क्वेश्चन होता है हमारा अप्रिसिएशन, 4 मार्क्स के लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए होते हैं, है ना। तो इनको पकड़ पकड़ के हमें हमारा ओन आंसर लिखना होता है। तो चलो देखते हैं किस तरीके से लिखना चाहिए। प्रेजेंटेशन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है फ्रेंड्स, वेन एवर वी राइट आंसर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बोलते हैं ना हम कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो जैसे ही क्वेश्चन पेपर, सॉरी आपका आंसर सीट एग्जामिनर देखेंगे तो फर्स्ट पेज से ही आपका इंप्रेशन आ जाना चाहिए। अगर इफ़ यू हैव रिटन वेरी नीटली एंड क्लीनली तो उसका एक अलग इम्पैक्ट हो जाता है। तो क्या होना चाहिए, मान लेते हैं ये क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिखना है। तो जब भी हम आंसर लिखते हैं तो डोंट राइट, प्लीज डू नॉट राइट क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं लिखना है। बस हमें क्या करना है, क्वेश्चन के नंबर अच्छे से लिखना है। देखो फर्स्ट हमारा जैसा टेबल दिया था, वी हैव टू ड्रॉ द सेम टेबल। यहाँ पे बॉर्न ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड ये दिया था, ड्यूरिंग द फॉल ऑफ नाइट, यानी कि फॉल ऑफ नाइट इतना भी लिखते तो भी सही आता है। उसके बाद में किसके लिए बनाया, तो क्वीन के लिए बना है। ये कौन से कलर का है, वाइट कलर का। देखो कितनी सिंपल सिंपल एक्टिविटी होती है, एक एक दो दो वर्ड्स लिखने होते हैं यार। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 आपको दिखते हैं, 4 पॉइंट्स दिए थे, अगर चारों सही है ना, तो एग्जामिनर तो इधर तो टिक नहीं करता है, बस देख लेता है एवरीथिंग इज करेक्ट, तो वो हमें क्या करेगा, 2 मार्क्स, हाफ 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 हाफ, हर एक पॉइंट को हाफ मार्क होता है। जितने सही आ जाएंगे उतने मार्क्स मिल जाएंगे। सेकेंड यहाँ पे दिया था, ये पॉइंट दिया था, हमें लिखना था कि यहाँ पे रॉब ऑफ न्यू बॉर्न विथ द विंग्स ऑफ हेल्शियन वाइल्ड, यानी कि क्या बनाया था एंड किसके जैसा बना था ना। विवर्स कंपेयर द गारमेंट, गारमेंट किससे कंपेयर किया था, तो गारमेंट किया था हेल्शियन वाइल्ड के विंग के साथ, जिसका कलर था ब्लू। एंड क्या बनाया था उन्होंने, रॉब ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड। देन डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड विथ वाइट फिदर एंड क्लाउड। तो लास्ट वाला स्टैंजा में उन्होंने एक गारमेंट बनाया था श्राउड, जिसका उन्होंने कंपैरिजन किया था वाइट एज क्लाउड एंड फिदर, तो उसके साथ उन्होंने कंपेयर, बस इतना लिखना है। थोड़ा वर्डिंग अगर आपका चेंज भी हो जाता है तो बिल्कुल डरना नहीं है, फुल मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना। ऐसा ही लिखना है क्या, बिल्कुल नहीं, आप अपने थोड़े वर्ड्स में लिख सकते हो। मे बी आपका थोड़ा आंसर बढ़ भी जाता है तो कोई टेंशन नहीं है। यानी कि इसके लिए 1 मार्क, इसके लिए 1 मार्क, टोटल ये है 2 मार्क का क्वेश्चन। थोड़े से वर्डिंग अगर चेंज भी हो जाते हैं इधर उधर
तो बिल्कुल डरना नहीं है, सही आंसर है, बस जस्ट गो ऑन यार, आप लिखो, डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे आपके। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है हमारी, पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे। पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन जो होता है वो हर एक का अलग अलग आंसर होता है, हर एक का ओपिनियन अलग अलग है ना, ये हमें तो एक्सेप्ट करना ही होगा। अभी व्यूअर्स का प्रेजेंट कंडीशन कैसा है एंड हम उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी आपको पता होगा व्यूअर्स के बारे में, अच्छी कंडीशन है, बुरी कंडीशन है और क्या कर सकते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए ये जो क्या कहेंगे हम 21st एरा में आज हम हैं, कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी आ चुकी है ना, मशीनरीज आ चुकी है। तो ये जो व्यूअर्स है वो कहीं तो भी लगता है कि यार ये जो थोड़ा साइड में चले गए हैं, मे बी बिकॉज जो आज का कंपटीशन है मशीनरीज के साथ, ये मैन्युअली बनाते हैं तो थोड़ा कुछ तो भी, लेकिन उनका इसमें थोड़ा सा क्वालिटी होता है। तो हम बोल सकते हैं कि उनकी जो अभी की प्रेजेंट कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। कुछ गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लेने चाहिए, कुछ सब्सिडीज़ उनको देनी चाहिए, उनके जो गारमेंट्स है वो भी पब्लिक ने एक्सेप्ट करने चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ अलग अलग स्टॉल लगाने चाहिए, सो दैट इनका जो प्रोडक्ट है वो बेच सके और उनका जो कंडीशन है वो अच्छा हो सके। अपना अपना ओपिनियन लिखना है। सो यहाँ पे देखो, व्यूअर्स कम फ्रॉम पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिली एंड द एटमोस्फियर इन द मिल्स इज ऑलवेज वेरी डिग्गी and bad. I will try to make it better and healthy. The other thing that since they are working with cotton, there are changes of their suffering from respiratory disease. So once in the 15 days there has to be a medical checkup camp for them. तो अलग अलग ओपिनियन हम हमारा लिख सकते हैं। यहाँ पे whatever you write, जैसे मैंने कहा कि सही होगा। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे देखो सेकेंड स्टैंजा का CCBDD दिया है, आंसर है, एंड नेक्स्ट वाले स्टैंजा का जो है तो वो उसी तरीके से आएगा, है ना, दोनों का इस तरीके EEFF आएगा थर्ड स्टैंजा का। यहाँ पे पेयर कौन कौन से, नाइट ब्राइट, ग्रीन क्वीन। थर्ड स्टैंजा में चिल एंड स्टिल एंड क्लाउड एंड श्राउड। तो ये राइमिंग वर्ड्स का एक एक लिखने के लिए लिखे। यहाँ पे आपका पर्सनल ओपिनियन, अगर आप लिखते हो अच्छे से, अगर आपको लगता है कि सर आई राइट इंग्लिश वेरी correctly, my sentence is also very correct, तो फ्रेंड्स जस्ट गो ऑन, वट एवर यू थिंक राइट डाउन, जो भी आप लिखोगे राइट डाउन, उसको आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। बिल्कुल आंसर गलत कभी भी नहीं होता है, पर्सनल रिस्पॉन्स का आंसर कभी गलत नहीं होता है, बस लिखना है आपको। ये वाला आंसर जो है 2 पॉइंट्स होते हैं, अलग अलग 2 पॉइंट्स, दोनों को मिला के यहाँ पे 2 मार्क्स होते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक क्वेश्चन होता है हमारा पोएटिक कंपोजिंग, पोएट्री बनाना होता है, थोड़ा सा शायरी करना है, शायर बन जाना है, जो भी आपके दिल में ख्याल आता है वो लिखना है। आपने देखा होगा कि बहुत से मूवीज़ के जो गाने हैं, है ना, जो गाने हैं बस वो लिरिक के माइंड में आए और उन्होंने लिख दिए, अगर हम उसे पढ़ते हैं तो पता चलता है यार इसको तो कोई मीनिंग भी नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्लॉथ्स के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लॉथ्स था, तो ये 4 लाइंस बना है। क्लॉथ्स आर मीन्स टू हाइटन योर पर्सनालिटी, क्लॉथ शोज इंडिविजुअल डिविडिटी, क्लॉथिंग प्रोटेक्ट्स योर फॉर्म फ्रॉम वेरियस एलिमेंट्स, क्लॉथ्स आर मेड ऑफ फैब्रिक एट टेक्सटाइल मिल्स। तो यहाँ पे आप किसी स्कीम के साथ भी लिख सकते हो या फिर किसी फ्री वर्ड्स के साथ भी लिख सकते हो। अगर आपको राइमिंग नहीं जमता है तो कोई टेंशन नहीं है, आप फ्री वर्ड स्टाइल में 4 कोई तो भी लाइन लिखना है, बड़े बड़े लाइंस नहीं लिखना है, छोटे छोटे लाइंस लिखना है, 4-5 वर्ड के जो लाइंस बनते हैं उस तरीके से लिखना है। यहाँ पे आपका ग्रामर वगैरह नहीं चेक होता है, सेंटेंस आप किस तरीके से इमेजिन करते हो, उस इमेजिन क्रिएटिविटी के लिए मार्क्स होते हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से क्रिएटिविटी बताई है, अच्छा सोच के बताया, थोड़ा सा सोचना भी है, थोड़ा शायर बनना है तो थोड़ा 1-2 सेकेंड 1-2 मिनट कहो, आप थोड़ा रुकना है, सोचना है मैं क्या लिख सकता हूँ एंड लिख देना है। डेफिनेटली यू गेट फुल मार्क्स, 2 मार्क्स यहाँ पे आपको 100% मिलेंगे। नेक्स्ट होता है हमारा एप्रिसिएशन। तो फ्रेंड्स 4 मार्क का ये क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन आपका बोनस क्वेश्चन है, ये आपका स्कोर
एक झटाक से बढ़ा देगा। जैसे सेंसेक्स हमारा शेयर मार्केट गप से पड़ जाता है, उसी तरीके से ये क्वेश्चन है। जैसे एग्जामिनर यहाँ आएगा तो यार बहुत अच्छे से लिखना है, इसका आंसर कोई ऐसा फिक्स आंसर नहीं है ना, वेरी होता है, चेंज होता है, हर स्टूडेंट का आंसर अलग अलग आएगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है यार मैं लिखा हूँ गलत है क्या, तो बिल्कुल नहीं, आपने लिखा है तो सही लिखा है। बस आपको माइंड में ये रखना है कि सेकेंड पोएम का अप्रिसिएशन लिखना है। सेकेंड पोएम किसने लिखा है, सरोजिनी नायडू जी ने लिखा है। देन पोएम में क्या क्या दिया है, 3 स्टेज दिए हैं, 3 अलग अलग गारमेंट्स बताए, 3 अलग अलग स्टेज दिए गए हैं। इससे रिलेटेड आपको लिखना है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई, क्या स्कीम यूज़ की गया, व्हाट आई थिंक अबाउट दिस पोएम। तो ये बस सिंपल पॉइंट्स लिखना है। तो फर्स्ट हम पोएम की तरफ जाते हैं, पोएट की तरफ जाते हैं। सो वी नो दैट द पोएम इंडियन वीवर्स इज रिटन बाय सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है तो उनका थोड़ा सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है। शी बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे। एंड शी बिकेम द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इन 1947 भी है। अब उनका जो सॉब्रिक्वेट उन्हें मिला था उसके बारे में भी लिखना है कि हर वर्क एज अ पोएट अर्न्स हर द सॉब्रिक्वेट ऑफ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। फिर पोएम के बारे में लिखना है। द पोएम इज वेरी सिंपल, देयर आर ओनली 3 स्टैंजास एंड द पोएट हैज़ very skillfully intertwined the time, daytime and the life stage and the color। वो जो 3 कलर है, जो 3 स्टेज है, उसके बारे में बताना है। सो देखो यहाँ पे दिया है, द पोएम इंडियन व्यूवर्स इज रिटन बाय द फेमस इंडियन पोएटिस सरोजिनी नायडू। शी वॉज अ पॉलिटिक एक्टिविस्ट, फेमिनिस्ट। अगर ये भी याद नहीं आता है तो बिल्कुल नहीं, शी वॉज एन इंडियन, इतना लिखा तो भी चलेगा। द फर्स्ट लेडी टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस। शी प्लेड अ वेरी वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्रीडम फाइट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। हर वर्क एज अ पोएट अर्न हर द सॉब्रिक्वेट ऑफ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ये पॉइंट्स को लिखना है, याद रखना है, ठीक है ना। द गिवन पोएम दैट इज इंडियन व्यूअर्स इज वेरी ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पोएम। इट हैज़ 4 स्टैंजा, गलत हो चुका है यहाँ पे, 3 स्टैंजा दिए गए हैं, 3 स्टैंजा एंड यहाँ पे सिर्फ 3 स्टैंजा है, यहाँ पे गलत हो चुका है, 4 स्टैंजा दिए गए हैं। हाँ 4 लाइन्स करेक्ट है, 3 स्टैंजा है, ठीक है ना। यहाँ पे 3 स्टैंजा है, 4 लाइन्स दिए गए हैं। 3 मेजर स्टेजेस of the human life that she skillfully associated with 3 different day times using 3 different colors very significantly। यानी कि हर 3 है, 3 स्टैंजा है, 3 कलर है, 3 स्टेज है, 3 गारमेंट्स है, वो बहुत ही अच्छे से उन्होंने यहाँ पे बताए गए, तो उसके बारे में लिखना है। फॉर्म ऑफ द पोएम, थीम एंड इट्स सिग्निफिकेंस क्या है वो लिखना है। सो द पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। सो पोएट हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन एंड viewers answer her questions। तो यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर ये फॉर्म में इन्होंने स्टाइल में लिखा गया है। इट हैज़ प्रॉपर राइम स्कीम दैट इज AABB। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर स्कीम क्या है इस पोएम की, दैट इज AABB यहाँ पे दी गई है। देन हम ये लिखेंगे, द कलर ऑब्जेक्ट इन ईच स्टैंजा आर वेरी इफेक्टिव। The theme of the poem is various feelings associated with the main event of life। जो हमारे लाइफ के जो इवेंट है, अलग अलग थीम है यहाँ पे देखो। फर्स्ट स्टैंजा की थीम अलग है, सेकेंड स्टैंजा की थीम अलग है, थर्ड स्टैंजा की स्कीम अलग है। तो हमारे जो फीलिंग है ना, ये फीलिंग मेन कहेंगे हम। तो फीलिंग से रिलेटेड यहाँ पे पोएट ने ये पोएम कंपोज की गई है, जो कि हैप्पीनेस एट बर्थ, ये रिपीट हो चुका है, रोमांस एट यूथ एंड सैडनेस एट डेथ। ये 3 फीलिंग को यहाँ पे पोएट्रीज ने कैरी किया गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज कैसा है एंड पोएटिक डिवाइसेस यानी कि फिगर ऑफ स्पीच या फिर जो स्कीम है इसके बारे में हमें लिखना होता है। सो द स्टाइल ऑफ दिस पोएम इज बहुत बढ़िया है। द होल पोएम इज इन कॉन्वर्सेशनल स्टाइल। कॉन्वर्सेशनल मतलब क्या है, तो यहाँ पे डिस्कशन बताया गया है, कम्युनिकेशन बताया, पोएट का एंड व्यूवर्स का डिस्कशन है। सो ये कॉन्वर्सेशन स्टाइल में लिखी गई है, where the poet asks questions at the beginning of each stanza and the viewers reply। The poem has specific scheme that is AABB। The poem is short and the language is very simple to understand।
बहुत छोटी बट बहुत अच्छी पोएम है, लिरिकल पोएम है. इट हैज़ अ प्रॉपर राइम स्कीम. द यूज़ ऑफ पोएटिक डिवाइसेस सच एज मेटाफॉर, इमेजरी, जितने भी है, रिपीटेशन एंड सिमिली का यूज़ किया है हमने देखे उसके एग्जाम्पल. जो नाम आपको याद आते हैं, 4-5 नाम अच्छे से याद रखना है, यहाँ पे लिखना है, जिसके वजह से ये पोएम बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बन चुकी है. नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होता है दैट इज क्या मैसेज मिला है इस पोएम से. तो डेफिनेटली द पोएम गिव्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूनिवर्सल मैसेज दैट एवरीबडी हैज़ टू गो थ्रू 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ. हर एक को ये 3 स्टेजेस से जाना पड़ता है. दैट इज बर्थ, देन एडल्टहुड एंड ओल्ड एज, दैट इज डेथ जिसे कहेंगे हम. तो बर्थ, यूथ एंड डेथ विच द पोएट has connected with 3 different moods. The poem has many values such as hard working, contained, है ना. तो जो व्यूवर्स दिखाए गए बहुत हार्ड वर्किंग, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक काम करते हैं, तो ये एक वैल्यू हमें यहाँ से पता चलती है. कंटेंट है, वॉट एवर दे हैव, दे आर वेरी सेटिस्फाइड अबाउट इट. लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हटके से बताना भी है क्योंकि इसे 1 मार्क होता है सेपरेट. ओपिनियन क्या है. सो आई लाइक दिस पोएम. आप अपना ओपिनियन लिखना है. एवरी टाइम वी राइट द सेम, इसी तरीके से लिखना है. इट इज़ रियली वेरी क्लोज टू द इटर्नल ट्रूथ ऑफ लाइफ. द लाइन दैट आई लाइक मोस्ट इज वी वाज विविंग solemn and still, because it gives message to work tirelessly, no gain without pen. तो अपना ओपिनियन इस तरीके से यहाँ पे लिखना है. फ्रेंड्स देखो, ये फ्री राइटिंग है, थोड़ा सा चेंज होते रहेगा, बिल्कुल भी डरना नहीं है. यहाँ पे याद रखना है ये 4 मार्क का क्वेश्चन है. ये पॉइंट को जो है तो यहाँ पे 1 मार्क होता है. बाकी का जिस तरीके से लिखेंगे आप कवरिंग पॉइंट्स वगैरह, तो टोटल 4 मार्क्स है. एंड आई एम श्योर दैट डेफिनेटली यू गेट 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स. थोड़ा सा इसे रिवीजन करना है, याद रखना है. ऐसा दिया है ऐसा ही लिख नहीं सकते आप, थोड़ा सा चेंज भी किया तो भी एक्सेप्टेड होता है. तो होप फ्रेंड्स 2.2 इंडियन व्यूवर्स का आपके माइंड में अब कोई भी डाउट नहीं होगा. तो चलो, अगर ये पोएम आती है तो यार नो वन इज़ एज ब्लेस्ड एज अस, हमारे जैसा कोई ब्लेस्ड नहीं हुआ, क्योंकि 100% 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स हम यहाँ पे ले सकते हैं. तो चलो मिलते हैं अगले तीसरे पोएम के साथ. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and please do subscribe our channel if you are a new one, and like and share. Thank you for watching this video.